सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से आप किसी भी स्टोरी को सही उच्चारण के साथ पढ़ पाएँ, तो इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का उच्चारण यानी कि एक एक वर्ड का उच्चारण हम लिख देंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे, और एक एक वर्ड का मीनिंग भी हम लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको उसका मीनिंग यानी कि मतलब समझ में आएगा, जिससे आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होगा और आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, जिससे आप किसी भी स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपका उसका मतलब भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और आप इंग्लिश से हिंदी यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आसानी तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपको स्टोरी का मतलब अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। ओके, अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लायन एंड द पुअर स्लैव। ठीक है, इसका द का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर द ही लिखेंगे। लायन मतलब होता है शेर, ओके, एंड मतलब होगा और, ओके, द का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। पुअर मतलब होता है गरीब, ठीक है। स्लेव मतलब होता है गुलाम, ठीक है, गुलाम या दास कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा स्टोरी होने वाला है, यानी कि द लायन एंड द पुअर स्लेव, यानी कि शेर और गरीब गुलाम। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है THERE, तो इसे हम पढ़ते हैं देयर, ओके। WAS इसे पढ़ेंगे वॉच। ONCE तो वंस। ए अकेला रहे तो एक उच्चारण ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो स्लैब, ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम स्लैब, स्लेब, ठीक है, स्लेब, क्योंकि यहाँ पर देखिए वोवेल है और इधर कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में वोवेल है, ठीक है। तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होगा, यानी कि ए का उच्चारण ए हो जाएगा और लास्ट वाले का नहीं होगा, तो पढ़ेंगे हम स्लैब। हु इसे पढ़ेंगे हु वाज ट्रीटेड, इसे पढ़ते हैं हम लोग ट्रीटेड, क्रियोली, ठीक है, क्रुएली, क्रियोली, बाय, बाय पढ़ते हैं, ठीक है, हिज मास्टर, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो देयर मतलब होता है वहां, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। वॉज मतलब होता है था, वंस मतलब होता है एक बार, ओके। ए मतलब एक होता है, और स्लेव मतलब होता है गुलाम, गुलाम या दास, ठीक है। हु मतलब होता है कौन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा जो, ठीक है। और वॉज मतलब होता है था, ओके। ट्रीटेड मतलब होता है, देखिए ट्रीटेड मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है, व्यवहार करना, ठीक है, ओके। क्रियोली मतलब होता है क्रूरता, क्रूर, क्रूरता, ठीक है। बाई मतलब होता है के द्वारा, हिज मतलब होता है उसका। देखिए हिज का प्रयोग जो है हमेशा पुल्लिंग के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मास्टर मतलब होता है स्वामी या मालिक, ठीक है, या मालिक भी हम लोग बोलते हैं, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे, ठीक है, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए देयर वॉज वंस ए स्लेव हु वॉज, यानी कि पहले यहाँ तक मीनिंग निकाल देंगे। देयर वॉज वंस ए स्लेव, यानी कि एक बार एक गुलाम रहता था, ठीक है। हु यानी कि जो, वॉज ट्रीटेड क्रियोली बाय हिज मास्टर, जो यानी कि एक बार एक गुलाम रहता था जिसके साथ उसका मालिक क्रूर व्यवहार करता था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वन डे, ठीक है। जैसे कि आप लोग को कितने भी वीडियो में, हम सभी वीडियो में बताते हैं कि AY रहता है,
तो ए का उच्चारण देर तक होता है, ठीक है। ही कुड, कुडंट है, ठीक है। यहाँ पर कुड के साथ नॉट छुपा हुआ है, ठीक है। और टेक, इसे टाके नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर भी ए का उच्चारण होगा, ई का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। इट एनी मोर, ठीक है, तोड़कर पढ़ना है, एनी मोर। देखिए ए एन वाई से हो जाएगा एनी और एम ओ आर ई से हो जाएगा मोर, तो एनी मोर। एंड, ठीक है, यहाँ पर ए एन है तो ए का उच्चारण ए हो जाएगा। रैन, इसे पढ़ेंगे हम लोग रैन, ठीक है। 3 लेटर का वर्ड हो और बीच में ए आता है, ठीक है, तो ज्यादातर ए का उच्चारण ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टू, इसे टू नहीं पढ़ना है, ठीक है। द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट। टू स्कैप, ठीक है, स्कैप। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वन मतलब होता है ए, ठीक है। डे मतलब होगा दिन, ठीक है। ई मतलब होता है वह। कुड नॉट मतलब नहीं सका, ठीक है, नहीं सका, ओके। और टेक मतलब होता है लेना। इट मतलब इसे या उसे भी होता है, वहां भी होता है, ठीक है। और एनी मोर मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। एनी मोर मतलब ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा। एंड मतलब एंड मतलब और होता है, ठीक है। रैन मतलब भागा, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। दौड़ना भी होता है। टू मतलब को या से, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, ओके। टू मतलब को या से, और एस्केप मतलब होता है, एस्केप मतलब होता है पलायन करना, ठीक है, पलायन, ठीक है। अब हम इन सभी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको स्टोरी समझ में अच्छी तरह से आ सके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन डे, यानी कि एक दिन। ही कुडंट टेक इट एनी मोर, ठीक है, यानी कि एक दिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, यानी कि वह क्रूरता से व्यवहार किया जा रहा था इसलिए वह बर्दाश्त नहीं कर सका, ठीक है। एंड, और रैन टू द फॉरेस्ट टू एस्केप, और बचने के लिए जंगल की ओर भागा, यानी कि जंगल में भागा, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है देयर ही चांस्ड, ठीक है, चांस अपॉन ए लायन, ठीक है, हु कुडंट, ठीक है। अब हम इन सब का मीनिंग जान लेते हैं। देर मतलब होता है वहां, ही मतलब वह, चांस्ड मतलब होता है मौका, ठीक है, चांस मतलब मौका, ठीक है। अपॉन मतलब ऊपर, ए मतलब एक होता है, लायन मतलब होता है शेर, ठीक है। वो मतलब होता है कौन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा जो। कुडंट मतलब होता है नहीं सका, ठीक है, नहीं सका, ओके। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है देयर, यानी कि वहां, ही चांस्ड अपॉन ए लायन हु कुडंट, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होगा उसे एक शेर मिला जो नहीं कर सका, क्या। अब हम आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका मतलब निकलेगा, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है वॉक, वॉक बिकॉज ऑफ द थॉर्न, ठीक है, थॉर्न
इन इट्स पाँव, ठीक है, पाँव, ठीक है, या पाव भी बोल देंगे, यहाँ पर AW साइलेंट भी हो सकता है। अब हम देखिए आगे, अब इसका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वॉक मतलब होता है टहलना, टहलना, ठीक है। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ऑफ मतलब होता है का, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, थॉर्न मतलब होता है, थॉर्न मतलब होता है कांटा, ओके। इन मतलब होता है में, इट्स मतलब होता है इसे या वहाँ, पाँव मतलब होता है पंजा, ओके। वॉक बिकॉज ऑफ द थॉर्न इन इट्स पाँव, ठीक है। यानी कि उसे एक शेर मिला जिसके पाँव में कांटा गड़ जाने के कारण वह नहीं टहल पा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है although scared, the slave mustard, ठीक है, mustard his courage, ठीक है, courage, एंड देखिए यहाँ पर जीई है तो जीई का उच्चारण ज हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। टुक आउट, ठीक है, द थॉर्न, ठीक है, इन द लायंस पाँव, ठीक है, ओके। अब हम इसका मीनिंग जानें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अल्दो, अल्दो मतलब होता है हालांकि, ठीक है, अल्दो मतलब हालांकि, स्केयर मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। द को कोई मीनिंग नहीं होता है। स्लेव मतलब होता है गुलाम या दास। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब होता है जुटाई, ठीक है, जुटाना होता है मस्टर्ड, मतलब ईडी लगा तो जुटाई, ये वर्ब का दूसरा रूप हो जाता है, ठीक है, ओके। चीज मतलब उसके। कॉरेज मतलब होता है साहस, साहस या हिम्मत बोल सकते हैं, ठीक है, साहस या हिम्मत, ठीक है। एंड मतलब और, टुक मतलब लिया, ओके, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। टेक मतलब लेना होता है। आउट मतलब होता है बाहर। द का कोई मीनिंग नहीं। और थॉर्न मतलब होता है पत्थर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थॉर्न मतलब कांटा हुआ, ठीक है, पत्थर नहीं, हम स्टोन समझ सकते, ओके। इन मतलब होता है में, ओके। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। और लायन मतलब शेर। देखिए स्टॉपेज लगा रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, काके की इसका मतलब समझ लेना है। तो शेर का पाँव मतलब पंजा, ओके। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, जिससे आपको इसका मतलब समझ में आ सके, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्दो, यानी कि अल्दो स्केयर, यानी कि हालांकि वह डरा हुआ था, ठीक है, ओके। द स्लेव मस्टर्ड हिज कॉरेज, यानी कि गुलामी, यानी कि वो जो गुलाम था, यानी कि वो जो दास था, वो हिम्मत जुटाई, हालांकि वह हिम्मत जुटाई। एंड और टुक आउट द थॉर्न इन द लायंस पाँव, और हिम्मत जुटा करके क्या किया, शेर के पंजे से कांटा निकाल दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ओके। अब आगे लिखा हुआ है when the lion was finally free, ठीक है, of the thorn, he ran into the forest and didn't harm
ठीक है, द स्लेव। ओके, अब हम इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है वेन। वेन मतलब होता है जब या तब। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। लाइन मतलब शेर, वही मतलब था। फाइनली मतलब होता है अंततः। ठीक है, फ्री मतलब होता है मुक्त। ऑफ मतलब का, द का कोई मीनिंग नहीं। ऑन मतलब होता है कांटा। ओके, ये मतलब हुआ। रैन मतलब होता है भागा या दौड़ा। ठीक है, इंटू मतलब होता है में। द का कोई मीनिंग नहीं होगा। और फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। ठीक है, एंड मतलब और। डिंट मतलब होता है नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। हार मतलब होता है हानि। द का कोई मीनिंग नहीं। और स्लेव मतलब तो गुलाम या दास। ओके, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला जो है, When the lion was finally free, यानी कि जब शेर अंततः, यानी कि फाइनली यानी कि अंततः मुक्त हो गया। ठीक है, ऑफ द थॉर्न, यानी कि जब शेर कांटों से मुक्त हो गया। ठीक है, ही रैन इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि वह जंगल की ओर भागा। एंड डिडंट हार्म द स्लेव, और गुलाम को, यानी कि जो गुलाम जो था, जिसने उस शेर के पैर से कांटा निकाला था, उसको हानि नहीं पहुंचाया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब जो सेंटेंस है वो है, देखिए बड़ा सा सेंटेंस है, तो इसे हम पढ़ेंगे हम सॉम। SOME से पढ़ेंगे सॉम, और TIME हो जाएगा टाइम, इसे पढ़ेंगे हम टाइम, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा सम टाइम लेटर। ठीक है, लेटर द स्लेव वॉज कॉट। ठीक है, तो वर्ब का दूसरा रूप है, कैच मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, बाय हिज मास्टर। ठीक है, अलोंग या एलोंग भी बोलते हैं। ठीक है, विद सोम नहीं पढ़ना है, या सोमे नहीं, ओ का उच्चारण यहाँ पर होगा अ। ठीक है, और लास्ट वाला का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, नियम आपको पता ही होगा, मेरा वीडियो देखते हैं तो। एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो सम टाइम मतलब होता है कुछ समय, लेटर यानी कि बाद, यानी कि द का कोई मीनिंग नहीं होगा। स्लेव मतलब गुलाम, वॉज मतलब था, कॉट मतलब पकड़ा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है तो पकड़ा गया ऐसे बोलेंगे। बाय मतलब के द्वारा, ये मतलब उसके, मास्टर मतलब मालिक। ठीक है, अलोंग मतलब होता है अलोंग मतलब बीच, के बीच, सॉरी, के बीच। विथ मतलब होता है के साथ। सब मतलब कुछ। एनिमल्स मतलब जानवर। वरु होगा कि जानवरों होगा, क्योंकि ये पुल फॉर्म में है, एस लगा हुआ है। ठीक है, इन मतलब में, द को मीनिंग नहीं। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। ठीक है, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है भाई, सम टाइम लेटर, यानी कि कुछ समय बाद, द स्लेव वॉज कॉट बाय हिज मास्टर। ठीक है, यानी कि कुछ समय बाद जो गुलाम था अपने मालिक के द्वारा पकड़ा जाता है। अलोंग विथ सम एनिमल्स, यानी कि कुछ जानवरों के बीच। ठीक है, इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों में, यानी कि जंगल में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, द मास्टर देन। ठीक है, ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड द
स्लेव, ठीक है। टू वी थ्रोन, ठीक है, थ्रोन इनटू द लायंस डेन, ठीक है। ओके, अब इसका मीनिंग निकालेंगे हम, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा? द का कोई मीनिंग नहीं होता है, मास्टर मतलब मालिक, देन मतलब होता है तब या फिर, ठीक है। ऑर्डर मतलब होता है आदेश दिया, क्योंकि ऑर्डर मतलब आदेश देना होता है, एक वर्ब का दूसरा रूप है तो दिया हो जाएगा। द का कोई मीनिंग नहीं। स्लेव मतलब गुलाम दास, टू मतलब को या से, ठीक है, जगह पर अपने इसका मीनिंग निकलता है। वी मतलब होना, थ्रोन मतलब होता है कांटा, ठीक है। इनटू मतलब होता है में, द ये रूट, यहाँ पर थ्रोन मतलब होगा फेंक दिया, ठीक है। थ्रो मतलब फेंकना होता है, वर्ब का दूसरा रूप है, थ्रोन हो जाएगा। थ्रो मतलब फेंक दिया, ठीक है। इनटू मतलब मीन, ओके। द का कोई मीनिंग नहीं होगा। लायंस मतलब शेर के, क्योंकि स्टॉपेज लगा हुआ है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। शेर के या शेर का। देन मतलब होता गुफा, ओके। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मास्टर देन ऑर्डर, यानी कि मालिक फिर क्या किया? आदेश दिया। द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द लायंस डेन, यानी कि उस दास को शेर के गुफा में फेंकने के लिए आदेश दिया। कौन? उसके मालिक, ठीक है। When the slave, ओके, सा बोलेंगे, सौ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। When मतलब होता है जब, द का कोई मीनिंग नहीं। स्लेव मतलब होता है गुलाम, ठीक है। सा मतलब देखा, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है, ओके। तो when the slave saw, यानी कि जब गुलाम देखा, ठीक है, किसको? शेर को। आगे लिखा हुआ है द लायन ही रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज इट एज द लायन ही हेल्प इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो द का कोई मीनिंग नहीं होगा। लायन मतलब होता है शेर, ठीक है। ये मतलब होता है वह। रिकॉग्नाइज्ड मतलब होता है क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज्ड मतलब अभिज्ञात, ठीक है, यानी कि ना जाना हुआ, ठीक है, अभिज्ञात, ठीक है। इट मतलब होता है यह, एज मतलब जैसे, द का कोई मीनिंग नहीं। लाइन मतलब शेर, ठीक है। ई मतलब होगा वह। हेल्प मतलब होता है मदद किया, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। इन मतलब में, द का कोई मीनिंग नहीं। फॉरेस्ट मतलब जंगल, ओके। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर द लायन, यानी कि शेर, ही रिकॉग्नाइज इट एज द, यानी कि उसे अभिज्ञात हुआ, यानी कि उसे याद हुआ। द लायन ही हेल्प इन द फॉरेस्ट, यानी कि यह वही शेर है जिसे उसने जंगल में मदद की थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है द स्लेव वॉज एबल टू escape, ठीक है, escape the den unharmed, ठीक है, ठीक है। एंड ही freed, ठीक है, freed all the other animals,
ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा द का कोई मीनिंग नहीं होगा, इसलिए मतलब गुलाम। हाँ, वॉज मतलब था, एबल मतलब होता है योग्य, ठीक है। टू मतलब से या को, स्केप मतलब होता है, स्केप मतलब पलायन, ठीक है, भाग जाना वो भी बोल सकते हैं, पलायन। देखो कोई मीनिंग नहीं। डेन मतलब गुफा। अनहार्म मतलब होता है अनहार्म मतलब नहीं हानि पहुंचाना, ठीक है, ठीक है, बिना हानि पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाए हो सकता है, हानि पहुंचाए ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड मतलब और, ई मतलब हुआ, तीन मतलब होता है मुक्त, मुक्त किया, और मतलब सभी, द को मीनिंग थे, अदर मतलब दूसरा, मतलब जानवरों, ठीक है। यानी कि अब हम इसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द स्लेव वॉज एबल टू एस्केप द डेन अनहार्म्ड। यानी कि इसका मतलब होगा, देखिए, गुलाम बिना किसी नुकसान के मान से भागने में सफल रहा, ठीक है, यानी कि बिना हानि पहुंचाए वह उससे निकल के भागने में सफल रहा। कौन? यानी कि वही गुलाम, ठीक है। अब हम आगे लिखा हुआ है एंड और ही फ्रीड ऑल द अदर एनिमल्स, और वह दूसरे जानवरों को भी मुक्त कर दिया, यानी कि वहां से भगा दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सके। और आपको वर्ड का उच्चारण नियम सीखना है तो इस चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय, टेक केयर।